नमस्कार सभी को। मैं आपके समक्ष डॉक्टर सुनीता वर्मा। आज मैं बात करूंगी राष्ट्रभाषा हिंदी पर। किसी भी देश की भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा क्यों प्राप्त होता है, सर्वप्रथम हम इस पर विचार करेंगे। तो देखिए, प्रत्येक जो देश होता है ना, वो जो स्वतंत्र देश होता है वो उसका प्रभुत्व संपन्न एक भाषा होती है, वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। इस भाषा को संपूर्ण राष्ट्र में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ये राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान की तरह भी और राष्ट्र की एकता का प्रतीक होती है। तो राष्ट्रीय सम्मान की दृष्टि से राष्ट्रभाषा का जानना और होना बहुत आवश्यक है। भावात्मक एकता की दृष्टि से देखा जाए तो ये राष्ट्रभाषा एक ऐसा उपादान होता है जो अपनी आर्थिक, सांस्कृतिक, ज्ञान, विज्ञान, लिपि आदि जितने विविध परिदृश्य होते हैं, उन सभी को राष्ट्रीय स्तर पर एक भाषा की अप्रतिम भूमिका रहती है, उसका निर्वहन ये करती है। यदि साधारण रूप में देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण भूभाग पर बोली जाने वाली भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो अगर संपूर्ण भूभाग पर बोली जाने वाली भाषा की दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करें तो हम पाते हैं कि हिंदी भारत में एक बड़े भूभाग की भाषा है। भारत के आधे से अधिक लोग उसे बोलते हैं, समझते हैं। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से संसार की भाषाओं में हिंदी का एक अच्छा स्थान प्राप्त है। हिंदी का आविर्भाव मुसलमान शासन काल से तो हुआ था, तब से यह भारत में राष्ट्रभाषा का कार्य ही करती रही है। पहले इसे भाखा के नाम से जाना जाता था, जो यह हिंदुस्तान के तमाम सूबों की ज़बान रही है। यह कथन उर्दू के 18वीं शताब्दी के कवि शाह हातम का है। भाखा हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसे भारत के सभी क्षेत्रों में कुछ न कुछ लोग बोलते हैं, समझते हैं। महान जो है विदेशी जो रहे हमारे राष्ट्रभाषा के समर्थक जॉर्ज गेर्सन, कार्ल बुक आदि विदेशी मनीषियों ने यह बात स्वीकार की है। देश में धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि आंदोलनों का माध्यम भी भाषा रही है। आर्य भाषा या आर्य समाज, ब्रह्म समाज, राष्ट्रीय कांग्रेस, जितने भी ये हिंदी को इन्होंने संपूर्ण देश की जनता के साथ व्यवहार के लिए अपनाए। जितने भी समाज बनाए हैं उसमें जो हिंदी को ही संपूर्ण व्यवहार के लिए उन्होंने स्वीकृत किया है। हम बात करें कि राष्ट्रभाषा का महत्व क्या है। तो राष्ट्रभाषा के महत्व के रूप में हम जाते हैं तो 1816 ईस्वी में हम देखते हैं कि विलियम कैरी हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था। उनकी पुस्तक का नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, खंड 1 पृष्ठ 12 पे। वो कहते हैं कि हिंदी का कोई अपना प्रदेश नहीं है। उनकी यह धारणा इसलिए बनी कि अंग्रेज़ों को भारत में जहाँ भी मुसलमान नौकर मिलते थे वे हिंदी बोलते थे। इसलिए बहुत से अंग्रेज़ों को यह भ्रम हो जाता था कि अधिकांश देश में जो बोली जाने वाली भाषा है वो हिंदी है। राष्ट्रभाषा के संदर्भ में महान विद्वान जे.बी. गिलक्राइस्ट जी, उन्होंने लिखा है। वो कहते हैं कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक, असम से सिंधु तक हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हिंदुस्तानी बोल लेते होंगे। हिंदुस्तानी ही एक ऐसी ज़बान है जो संसार की किसी भी भाषा से उसका व्यवहार बहुत बड़े पैमाने पर होता है। कितनी अच्छी बात उन्होंने कही। सन 1937 में जब पहली बार कांग्रेस के हाथ में शासन आया और सी राजगोपालाचारी जो मद्रास के मुख्यमंत्री थे, बाद में प्रधानमंत्री बन गए, उन्होंने मद्रास में हिंदी की शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था और हिंदी का विरोध करने वालों को जेल तक भेजने में उन्होंने संकोच नहीं किया। इसी प्रकार से देखा जाए, प्रसिद्ध भाषाविद आहिंदी भाषी जो डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी हैं, उन्होंने हिंदुस्तानी या हिंदी को भारत की संपूर्ण महत्वपूर्ण भाषा माना है। उन्होंने कहा हिंदी ही भारत की संपूर्ण महत्वपूर्ण भाषा है। उन्होंने अपने अनुवाद में सन 1954 में भारतीय आर्य भाषा और हिंदी नामक पुस्तक में भी लिखा कि राष्ट्रभाषा से उनका अभिप्राय हिंदी से था। उनके अनुसार वो क्या कहते हैं, देखिए, बोलचाल में प्रचलित हिंदी को भारत तथा भारत के बाहर की बड़ी संख्या में भारतीय लोग भली भांति समझ लेते हैं। इनमें बंगला, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, सिंधी, कश्मीरी आदि आर्य भाषाएं बोलने वाले लोग तो हैं ही, द्रविड़ भाषी दक्षिण में भी सबसे अधिक समझ ली जाने वाली भाषा हिंदुस्तानी है, यह हिंदी है। तो आप देखिए, हिंदी में सभी भाषाएं
छुपी हैं, सारी भाषाएं निहित हैं इसके अंतर्गत, और इसीलिए कहा गया कि हिंदी भाषा ही नहीं, ये हमारी संस्कृति भी है, जैसा कि आप टैग भी देख रहे होंगे ऊपर। आगे देखिए डॉक्टर चटर्जी और कहते हैं कि हिंदी हमारे भाषा विषयक प्रकाश का एक महत्तम साधन तथा भारतीय एकता तथा राष्ट्रीयता का प्रतीक है। इस प्रकार से जो है आधुनिक भारत की प्रतिनिधि भाषा हिंदी शीर्षक प्रकरण में भी डॉक्टर चटर्जी कहते हैं कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की उपयुक्तता तथा महत्व पर विस्तार में विचार करके हिंदी को ही भारत की राष्ट्रभाषा होने का योग्य स्वीकार किया, यानी हिंदी ही इस योग्य है कि उसे भारत की राष्ट्रभाषा बनाई जाए। और अगर हम हिंदी को व्यवहारिक स्थिति के रूप में देखें और वर्तमान समीक्षा करें तो हम ये पाते हैं कि मुसलमान काल में फारसी शासन कार्य की भाषा थी, लेकिन जनता के साथ जो व्यवहार होता था वो हिंदी भाषा के द्वारा ही होता था। उस समय भी हिंदी भारत में सबसे अधिक व्यवहार की भाषा थी। अन्य भारतीय भाषाएं अपने अपने प्रदेशों तक सीमित थीं, जैसे दक्षिणी हिंदी दक्षिण में हिंदी के प्रचार का प्रमाण देती है। अंग्रेजी शासन में अंग्रेजी राजभाषा थी और सामान्य जनता के साथ हिंदुस्तानी या हिंदी द्वारा ही कार्य होता था। रोमन हिंदुस्तानी के रूप में पूरे भारत में प्रशासन से संबद्ध, चाहे वे अंग्रेज हों अथवा भारतीय हो, हिंदुस्तानी अथवा हिंदी को ही संपर्क भाषा के रूप में सीखते थे। ये जो संपर्क भाषा है, व्यवहारिक भाषा है, ये एक ही बात होती है जो हमारे व्यवहार में और डेली के दिनचर्या में कामकाज में जो भाषा काम आती है। इसके बाद देखिए कि अहिंदी भाषियों में हिंदी की लोकप्रियता के लिए भी हिंदी ने काम किया है। हिंदी अब भी भारत के सभी भागों में अन्य किसी भी भाषा की अपेक्षा सर्वाधिक व्यवहार में लाने वाली भाषा है। इस तथ्य को कोई भी व्यक्ति नकार नहीं सकता। आज भी आप देखिए कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, सिंधु पंजाब से लेकर के बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, और अगर आप यात्रा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि सर्वाधिक जो यहाँ पे संपर्क भाषा है, व्यवहारिक भाषा है, वो हिंदी ही है। भारत में सर्वाधिक संपर्क की भाषा का नाम पूछे जाने पर सभी का उत्तर हिंदी में ही मिलता है। अंग्रेजी थोड़े से लोगों की भाषा आज है, परंतु हिंदी सर्वाधिक लोगों की भाषा है। तो इस दृष्टि से भी हम देखें तो हिंदी को राष्ट्रभाषा ही कहा जा सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हिंदी जब राष्ट्रभाषा है तो इसको राष्ट्रभाषा के रूप में संविधान में स्वीकृत क्यों नहीं किया गया। संविधान में जिस तरह से राजभाषा को स्थान प्राप्त हुआ, इस तरह से राष्ट्रभाषा को भी स्थान प्राप्त होना चाहिए था, तो ये नहीं हुआ। उसका कारण है कि जो अहिंदी भाषी थे उन्होंने राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, परंतु राष्ट्रभाषा के रूप में उन्होंने इसका थोड़ा सा विरोध किया, और विरोध भी उनका भिन्न प्रकार का था। ऐसा नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र होता है तो सबको अपनी बात कहने का अधिकार होता है, तो अहिंदी भाषियों को भी अपनी बात कहने का अधिकार प्राप्त था। तो वो ये कह रहे थे, जो अहिंदी भाषी थे, उनका मानना था कि भारत के लिए भाषा या राष्ट्रभाषा का प्रश्न आवश्यक ही नहीं है। भारत में तो भाषा जो बोली जाती है वो हिंदी है ही। हिंदी संविधान द्वारा राजभाषा के रूप में स्वीकृत हो गई, निर्वाचित संसद द्वारा नहीं हुई है कि कोई भी संसद आज हमने निर्वाचित कर लिया और कल दूसरे संसद को निर्वाचित कर दिया, ऐसा नहीं है। चूँकि हिंदी संवैधानिक भाषा है तो ये तो राजभाषा का रूप धारण कर लिया, और जब राजभाषा है तो राष्ट्रभाषा रहेगी। परंतु अगर हम इसको संवैधानिक रूप में राष्ट्रभाषा के रूप में ले आएंगे तो जो अहिंदी भाषी नागरिक हैं उनकी स्थिति गौण हो जाएगी, ऐसा इनका सोचना था।